चैप्टर नंबर 2 के 3 बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करना है। पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ बेसिक एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के जो बेसिक एलिमेंट है उनका क्या मतलब है। दूसरा टॉपिक है फ्योल रोल इन डिफाइनिंग मैनेजमेंट फंक्शंस और एलिमेंट्स, कि फ्योल ने मैनेजमेंट के फंक्शंस या उसके एलिमेंट को किस तरह से डिफ़ाइन किया है और उसका इसमें क्या किरदार है। तीसरा टॉपिक है मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग किसी भी चीज़ को किस तरह से मैनेज करते हैं और इसका क्या प्रोसेस है। मीनिंग ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसे कहते हैं? जैसा कि एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक सुपरवाइज़र होता है। वो फैक्ट्री का दौरा करता है और उसके अंदर देखता है कि क्या वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं और उन्होंने जो एक मकसद बनाया था कि आज के दिन हम लोगों ने इतनी प्रोडक्ट्स तैयार कर लेनी है, तो क्या लोगों ने वो उतनी प्रोडक्ट्स बना ली है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ये कामों को चेक करता है कि फैक्ट्री का जो मकसद था कि आज हमने इतना काम करना है, तो क्या वाकई इतना काम हो चुका है। तो लफ्ज़ जो मैनेजमेंट है इसके दो मतलब है। पहला क्या है, मैनेजमेंट एज ग्रुप ऑफ फंक्शनल पीपल। दूसरा है मैनेजमेंट एज फंक्शन और प्रोसेस और एक्टिविटी। पहला यहाँ पर देखते हैं मैनेजमेंट एज ग्रुप ऑफ फंक्शनल पीपल। जब भी कोई अदारा बनाया जाता है तो उसके बाद उसको मैनेज किया जाता है। मैनेज किस तरह से किया जाता है कि वहाँ पर एक ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप कैसे बनता है? लोगों के मिलने से बनता है। तो हम लोग कुछ बासलाहित अफराद का एक ग्रुप बना देते हैं और उनको ये अथॉरिटी दे देते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फैसले करने हैं वो इस ग्रुप ने ही करने हैं। जैसे कि इसके एग्ज़ाम्पल हम लोग पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट सिस्टम की ले लेते हैं। तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं, जैसा कि नून लीग है, इसके अलावा PTI है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत कर रही है वो है शहबाज शरीफ की। तो शहबाज शरीफ क्या है? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। शहबाज शरीफ अकेले ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि इस गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए उसका एक ग्रुप है, जैसे कि मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशनल मिनिस्टर है, इसके अलावा भी काफ़ी मिनिस्टर हैं। तो वो सारे मिलकर शहबाज शरीफ के साथ फ़ैसले करते हैं। तो इस तरह एक मुल्क के अंदर एक ग्रुप बनाया गया है और उनको ये इख्तियार दिया जाता है कि उन्होंने ही इस चीज़ का फ़ैसला करना है। तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है उस गवर्नमेंट का फ़ैसला नहीं कर सकती, बल्कि जिसकी हुकूमत है वही फ़ैसला करेगी। इसीलिए जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई अदारा बनाया जाता है तो उस अदारे के अंदर मैनेजमेंट को संभालने के लिए लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है और उन लोगों को ये इख्तियार दिया जाता है कि उस कंपनी के जितने भी फ़ैसले होंगे वो इनकी मुशावरत से ही होंगे। लफ्ज़ मैनेजमेंट का जो दूसरा मतलब है वो है मैनेजमेंट एज़ फंक्शन, प्रोसेस और एक्टिविटी, यानी कि मैनेजमेंट से मुराद वो एक्टिविटीज़ हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं किसी भी चीज़ की। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं किसी भी अदारे को मैनेज करने के लिए? वो है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मंसूबाबंदी करना। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि चीज़ों को, हर चीज़ को वहाँ पर तरतीब देना। और फिर इसके अंदर आता है डायरेक्टिंग, यानी कि हदायतकारी वगैरह देना। और इसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि सब लोगों को इस काबिल करना कि वो मिलकर काम करें। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग, ये वो 4 एक्टिविटीज़ हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी अदारे को मैनेज करते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट के 2 मतलब हैं। पहला है मैनेजमेंट एज़ ग्रुप ऑफ फंक्शनल पीपल और दूसरा है मैनेजमेंट एज़ फंक्शन, प्रोसेस और एक्टिविटी। रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के दरमियान क्या ताल्लुक़ है? ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को उर्दू में बोलते हैं तंजीम। ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी हो सकती है या कोई अदारा हो सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा अफराद मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं और इसके बाद कि इस कंपनी बनाने का क्या मकसद है। अब ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया है कि उसका क्या क्या मकसद है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन बताती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि ये वाले मकासद हैं और ये वाली इसकी पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। मैनेजमेंट क्या करती है? ये इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, यानी कि उन मकासद को हासिल करने में मदद करती है। इसके अलावा जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसीज़ बनाई होती है ये उसके ऊपर अमल पैरा होना सिखाती है।
इसकी मिसाल हम लोग इस तरह से ले लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अंदर कोई भी कंपनी ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग इलन मस्क की ले लेते हैं एक कंपनी जिसका नेम है टेस्ला। अब टेस्ला क्या करती है, वो कारें वगैरह बनाती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी, ये देखेगी कि टेस्ला कंपनी को बनाने का क्या मकसद है। अब इलन मस्क ने ये सोचा कि ये पोल्यूशन फ्री कारें वगैरह बनाएगी, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनानी है कारें, ताकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन बहुत कम रहे। तो मैनेजमेंट क्या करेगी, वो इन मकासद को सामने रखते हुए कि हमने पोल्यूशन फ्री कार्स बनानी है, तो वो वहाँ पर उस कंपनी के अंदर मौजूद जितने भी अफराद हैं उनकी वर्किंग को चेक करेगी और ये देखेगी कि क्या वाकई पोल्यूशन फ्री कार्स बनाई जा रही हैं या नहीं। तो पोल्यूशन फ्री कार्स बनाने के लिए जो भी सारा प्रोसेस होगा कि पहले हम लोगों ने उसकी प्लानिंग करनी है, इसके अलावा उसकी ऑर्गेनाइजिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है और कोऑर्डिनेटिंग करनी है। तो मैनेजमेंट जो है कुछ स्टेप्स लेगा ताकि पोल्यूशन फ्री कार्स बनाई जा सके। फ्यूल रोल इन डिफाइनिंग मैनेजमेंट फंक्शंस और एलिमेंट्स। अगर इस तरह से आ जाए कि मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिफ़ाइन करने में फ्यूल का क्या किरदार है, या मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करने में फ्यूल का क्या किरदार है। फ्यूल ने 1957 में मैनेजमेंट के एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट किए और वो कौन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। और इसको आप लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं POCCC। तो हर एक लफ्ज़ से जो है एक ना एक जो है वर्ड वो से ड्राइव हो रहा है। तो जब भी हमारा कोई मकसद होता है तो सबसे पहले उसको हासिल करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के अंदर हम लोग बताते हैं कि हमारा ये मकसद है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग बताते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस किस्म के बासलाहियत अफराद की ज़रूरत है और हमें कौन कौन सा इसके लिए मटीरियल चाहिए। कमांडिंग के अंदर हम लोग लोगों को हदायत देते हैं कि ये काम आप लोगों ने इस तरह से करना है, यानी कि हम लोग उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। कोऑर्डिनेटिंग के अंदर हम लोग उन्हें इस तरह से सबक देते हैं कि वो सभी लोग मिलजुल कर काम करें ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। इसके बाद है कंट्रोलिंग। यहाँ पर हम लोग कंट्रोल करते हैं कि जो हमने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया है कि क्या वाकई हम लोग उसको अचीव कर रहे हैं, उसके अंदर किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं। फ्यूल के बाद कुछ और लोग थे जिन्होंने मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को प्रेजेंट किया। उसमें है न्यूमैन एंड समर्स, जिन्होंने 1981 में मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को प्रेजेंट किया। और वो कौन कौन से हैं, POSLCM, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, L फॉर लीडिंग, C फॉर कंट्रोलिंग एंड M फॉर मजरिंग। इसके अलावा कुंटस और जो डोनल था उन्होंने 1964 में मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को डिस्कस किया। इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, POSDC, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। इसके अलावा जो डेल था उसने 1965 में मैनेजमेंट की कुछ स्टेजेस बताई कि वो कौन कौन सी हैं। इसमें है POSDIR, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, I फॉर इनोवेशन एंड R फॉर रिप्रेजेंटेशन। फिर इसके बाद 1961 में लूथर और गुलिक ने मैनेजमेंट के कुछ एलिमेंट्स बताएं। वो कौन कौन से हैं, POSDCORB, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। इसके बाद है मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स आते हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग और चौथा है कंट्रोलिंग। प्लानिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको बनाने का यानी कि क्या मकसद है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने इस मकसद को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्टाफिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें कुछ बासलाहियत, कुछ पढ़े लिखे अफराद और ऐसे अफराद की ज़रूरत है जिनके पास कुछ ख़ास किस्म की स्किल्स हो। तो यहाँ पर हम लोग उन लोगों की सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव किया जा रहा है या नहीं। मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस का जो पहला हिस्सा है वो है प्लानिंग, जो कि हम लोग देख चुके हैं। दूसरा प्रोसेस है इसका ऑर्गेनाइजिंग, वो भी देख लिया है। तीसरा है यहाँ पर स्टाफिंग, वो भी देख लिया है।
चौथा प्रोसेस है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं हमें चाहिए कि हम लोग उन्हें गाइड करें और इन्हें मोटिवेशन दें ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। नंबर 5 है यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का क्या मतलब है कि मिलजुल कर काम करना, दूसरों के साथ बाहमी ताउन करना। तो अगर फैक्ट्री के सभी मज़दूर मिलजुल कर काम करेंगे तो उस फैक्ट्री के जो भी मकासद होंगे उसको अच्छे से हासिल किया जा सकता है। इसके बाद है नंबर 6 पर इनोवेटिंग। इनोवेटिंग का क्या मतलब होता है? नई ईजादात। जैसे कि हम लोगों ने ये देखा है कि जैसे ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है कि हर एक चीज़ जो है टेक्नोलॉजी ने बदल कर रख दिया है। अब कुछ फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं कि उन्होंने अपने जो वर्कर्स थे उनको निकालना शुरू कर दिया, इसलिए कि उनके वहाँ पर वो लोग रोबोट्स को लेकर आ गए और रोबोट्स उनका सारा काम करते हैं। इसलिए जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगी तो हमें जो काम करने के अंदाज हैं वो भी बदलने पड़ेंगे। नंबर 7 पर यहाँ पर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या मतलब है कि हमने ये चेक करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इस फैक्ट्री को बनाने का कि क्या वो अचीव होता जा रहा है या फिर नहीं। 8वां जो स्टेप है वो है बजटिंग। बजटिंग के अंदर हम लोग ये बताते हैं जैसे कि पोल्यूशन फ्री कार बनाना एक ऑब्जेक्टिव था, तो पोल्यूशन फ्री कार बनाने के लिए हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च होगा, यहाँ पर उसका एक बजट तैयार किया जाता है। इसके बाद जो 9th स्टेप है वो है डिसीजन, यानी कि फ़ैसला करना, डिसीजन मेकिंग। अब फैक्ट्री के अंदर कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया गया था और उनको ये इख्तियार दिया गया था कि फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी फ़ैसले हैं वो इन्हीं लोगों ने ही करने हैं। तो वो लोग सबसे पहले उस फैक्ट्री के अंदर मसले की निशानदेही करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका क्या हल है और जो मौजूद तरीन इसके लिए यानी कि जो फेवरेबल सोल्यूशन है वो कौन कौन सा है और इसको हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। और सभी लोग जो है मिल के फ़ैसला करते हैं उस कंपनी के बारे में। फिर 10वां स्टेप है ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि इंसानी तल्लुकात, कि वहाँ पर मौजूद जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उन्हें वहाँ पर वर्कर्स के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान है तो उन्हें इंसानों के साथ इंसानों जैसा ही सलूक करना चाहिए, जानवरों जैसा सलूक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी कि उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। नंबर 11 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? बातचीत। जैसे कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पर जो सुपरवाइज़र है वो वहाँ पर वर्कर्स को देखता है कि क्या वो अच्छे से अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक सुपरवाइज़र को वर्कर्स के साथ बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। अगर वर्कर्स को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है फैक्ट्री के अंदर तो सुपरवाइज़र को चाहिए कि उस प्रॉब्लम को अच्छे से सुने और उस बंदे की उसको हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। नंबर 12 लीडरशिप। मैनेजमेंट के प्रोसेस को एक लीडर कंट्रोल करता है। लीडर कौन सा होता है? जिसके पास अच्छी खूबियाँ हों, अच्छी क्वालिटीज़ हों, ताकि वो मैनेजमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सके। अगर मैनेजमेंट के प्रोसेस में किसी किस्म का कोई मसला आ जाए तो सबसे पहले उस मसले को सॉल्व किया जाता है। ये देखा जाता है कि ये मसला किस वजह से हुआ है और इसका क्या हल है। तो एक बंदा खुद ही उसका हल नहीं निकाल सकता है, बल्कि वह सब लोगों के साथ मशावरत करता है और उनकी मशावरत से ही एक सलूशन को फाइंड आउट कर सकता है। नंबर 14 पर है मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? तहरीक, यानी कि वहाँ पर उस फैक्ट्री को बनाने का एक ऑब्जेक्टिव था। ये ना कि सब लोगों के अंदर जो मोटिवेशन है वो काम हो जाए, तो हमें चाहिए कि वक्त के साथ साथ उन सबको मोटिवेट करें, वर्कर्स को भी, सुपरवाइज़र को भी, ताकि वो सभी लोग अपने काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें और अपने काम के अंदर दिलचस्पी शो कर सकें।